हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। आज देखने वाले हैं कि डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। इससे हमने पहले जो वीडियो डाला था उसमें देखा था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, और इसके बाद जो हमने वीडियो डाला था उसमें देखा था कि डिफ्लेशन क्या होता है। तो जो इन्फ्लेशन होता है और जो डिफ्लेशन होता है वो स्वतः ही बाज़ार के द्वारा ही होता है। इसमें आरबीआई या सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाती है, ठीक है। अब जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है, तो वो डिसइन्फ्लेशन से ही कंट्रोल किया जाता है। तो आज देखेंगे कि डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज देखेंगे कि डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, डिसइन्फ्लेशन यानी कि जो डिसइन्फ्लेशन वह स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति, मतलब कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की दर कम हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लेशन की जो दर है वो कम हो जाती है। यानी कि देखिए, जैसे जैसे पहले मुद्रास्फीति 2% बढ़ी, ठीक है, और फिर बढ़ी 4%, ठीक है, फिर बढ़ी 6%। ऐसे बढ़ बढ़ रही है ज़्यादातर, ऐसे ही, ठीक है, बढ़ रही है। तो अब जो डिसइन्फ्लेशन है ये आरबीआई द्वारा ये नीति अपनाई जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो बढ़ रही है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए 6 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो पहले 2% बढ़ी, फिर यहाँ पे 4% बढ़ी, तो ये जो दर है वो कम हो जाती है। तो डिसइन्फ्लेशन होता है, इसमें पहले 1% बढ़ेगी और जो 4% बढ़ी है वो 2% बढ़ेगी, यानी कि जो बढ़ने की दर है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन कीमतें बढ़ना बंद नहीं होती हैं, लेकिन जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो बढ़ने की दर है वो कम हो जाती है। अर्थात अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मूल्य अभी भी बढ़ रहे होते हैं, यानी कि जो वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें हैं वो अभी भी बढ़ रही हैं, पर जो बढ़ने की दर है वो ओवर कम हुई है, परंतु पहले की तुलना में धीमी गति से बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आगे देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, परिभाषा देखेंगे। मुद्रास्फीति की दर यानी कि जो डिसइन्फ्लेशन होता है, तो डिसइन्फ्लेशन का अर्थ होता है कि मुद्रास्फीति की दर, ठीक है, मुद्रास्फीति की दर में कमी आती है, उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो मुद्रास्फीति की जो दर, बढ़ने की जो दर होती है वो कम हो जाती है, तो दर में कमी जो आती है उसे ही हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे अभी। उदाहरण से मान लीजिए किसी देश में मुद्रास्फीति की दर 2023 में है जो वो 10% है, जो 2023 में है वो 10% है, और जो 2024 में है वो 7% है, और जो 2025 में है वो कितना है, 4%, ठीक है। अब ये यहाँ कीमतें, यहाँ देखिए, इसको एक सेट कर देते हैं। यहाँ कीमतें हर वर्ष बढ़ रही हैं, देखिए, पहले 10%, फिर 7%, और यहाँ पे 4%। कीमतें हर वर्ष बढ़ रही हैं, लेकिन जो बढ़ने की दर है वो कम हो रही है, ठीक है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ध्यान दें कि कीमतें कम नहीं हुई हैं, यानी कि जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो कम नहीं हुई हैं, लेकिन जो बढ़ने की दर थी, जिस जिस स्तर पर, यानी कि जिस रफ्तार से बढ़ रही थी वो रफ्तार उसकी कम हो गई है। तो कीमतें कम नहीं हुई हैं, केवल उनकी वृद्धि की गति कम हुई है, ठीक है। बढ़ने की यानी कि गति कम हुई है, ठीक। चलिए, इसके कुछ कारण भी हैं, इसके कारण देख लेते हैं। डिसइन्फ्लेशन के कुछ कारण होते हैं। केंद्रीय बैंक की सख्त नीति, यानी कि केंद्रीय बैंक की जो सख्त नीति होती है इसके द्वारा इसको डिसइन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब आपको पहले ही बताया था कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो मार्केट में है तो मनी सप्लाई अधिक हो जाती है, और जब मनी सप्लाई अधिक हो जाती है तो इससे क्या होता है, इससे डिमांड भी अधिक होता है, ठीक है। तो इससे मनी सप्लाई जब अधिक होगी, यानी कि लोगों के पास जब मुद्रा अधिक होगी तो वो लोग मांग भी अधिक करेंगे, और जब मांग अधिक करेंगे तो कीमतें बढ़ने लगती हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि ब्याज दरों में वृद्धि, यानी कि जब ब्याज दरों में वृद्धि करेगा, यानी कि आप देखिए, ऐसे समझिए, ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे इन्फ्लेशन है,
इन्फ्लेशन की स्थिति है, यानी कि मनी सप्लाई अधिक है बाज़ार में, जिससे डिमांड अधिक हो रही है, जिससे कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना है। इस चीज़ को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि हमें मनी सप्लाई को बाज़ार से कम करना है, ठीक है? जिससे कि डिमांड कम होगी, जिससे कीमतें घटने लगेंगी, ठीक है? तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि इसमें मनी सप्लाई को हमें कम करना है, ठीक है? तो देखिए, जो अब हमें मनी सप्लाई कम करना है तो केंद्रीय बैंक की सख्त नीति, यानी कि जो केंद्रीय बैंक की जो सख्त नीति होती है, जो केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश देती है कि आप जो लोन दे रहे हैं ये तो वो अपनी ब्याज दर बढ़ाकर लोन दीजिए, जिससे लोग कम लोन लें, जिससे लोग ऋण जो है तो कम लेंगे, ठीक है? जिससे मनी सप्लाई कम होगी। और जो दूसरा कारण है वो है ब्याज दर में वृद्धि, यानी कि जैसे लोग बाजार वो से मान लीजिए कि बैंक से जैसे लोन लेते हैं, ठीक है? जब ब्याज दर में वृद्धि कर देगी जब बैंक ब्याज दर में वृद्धि कर देगी तो पहले लोग ज़्यादा खरीद रहे थे क्योंकि ब्याज दर कम थी। अब ब्याज दर अधिक उन्होंने कर दिया है, ठीक है? तो लोग कम ब्याज लेंगे वहाँ से, जिससे कि मनी सप्लाई कम होगी मार्केट से, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऋण वितरण पर नियंत्रण, यानी कि ऋण वितरण पर, यानी कि वही बात है, ब्याज दर में वृद्धि कर देती है, जिससे कि लोग कम ऋण लेते हैं, जिससे कि बाजार में मनी सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है? अब ये सरकारी नीतियाँ अब सरकारी नीतियाँ क्या होता है? सरकार खर्च में कमी कर देती है, यानी कि सरकार खर्च कम कर देती है, जिससे करों में परिवर्तन, यानी कि करों में भी परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अभी आपको अच्छे समझा, ठीक है? तो करों में परिवर्तन का क्या मतलब है कि जब सरकार कर की दर जो है तो बढ़ा देगी, ठीक है? कर जैसे बढ़ा देगी तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा, यानी कि मनी सप्लाई कम रहेगी, यानी कि घटेगी, जिससे लोग मांग कम करेंगे और जिससे उपभोक्ताओं द्वारा खर्च कम हो जाएगा, ठीक है? यानी कि देखिए, कर की दर कम होगी कर की दर अधिक होगी। कर की दर जब अधिक होगी तो मनी उनके पास, लोगों के पास कम रहेगी, ठीक है? मनी लोगों के पास कम रहेगी, जिससे लोग डिमांड यानी कि मांग कम करेंगे, और जब मांग कम करेंगे तो लोग खर्च भी कम करेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो चलिए, उत्पादन और आपूर्ति में वृद्धि होती है। वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ने से वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ने से कीमतों पर दबाव कम होता है, ठीक है? तो ये जायज़ सी बात है। चलिए आगे देखते हैं कि जो डिसइन्फ्लेशन है इसका प्रभाव क्या होता है। जो डिसइन्फ्लेशन होता है इसका एक सकारात्मक प्रभाव होता है और एक नकारात्मक प्रभाव भी होता है, ठीक है? तो पहले हम देखेंगे कि सकारात्मक प्रभाव कौन सा है। पहले हम सकारात्मक प्रभाव को देखेंगे कि सकारात्मक प्रभाव कौन सा है। तो देखिए, कीमतें में स्थिरता आती है, ठीक है? यानी कि कीमतें जो बढ़ती हैं वो बढ़ने की दर कम हो जाती है, ठीक है? तो कीमतों में स्थिरता आती है, लोगों की क्रय शक्ति को संरक्षण मिलता है, अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता कम होती है, ठीक है? निवेशकों का विश्वास बढ़ जाता है, ठीक? ये कैसे प्रभाव हैं? ये सकारात्मक प्रभाव हैं, ठीक है? अब जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको देखेंगे। जो नकारात्मक प्रभाव है वो है अत्यधिक डिसइंफेक्शन से आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ जाती है, ठीक है? जो डिसइंफ्लेशन है इससे आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ जाती है, ये नकारात्मक प्रभाव है। चलिए अगला देखेंगे। मांग घटने से उत्पादन और रोजगार प्रभावित हो जाते हैं। अब देखिए, जो निष्कर्ष है इस निष्कर्ष को एक बार पढ़ेंगे। डिसइन्फ्लेशन वह स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति समाप्त हो जाती है, बल्कि उसकी दर कम हो जाती है, अर्थात कीमतें बढ़ती रहती हैं लेकिन पहले की तुलना में कम गति से बढ़ती हैं। यह कमज़ोर पर केंद्रित यह आमतौर पर केंद्रीय बैंक की नीतियां और मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है?
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।